गजा में जंग या जंगबंदी की बातों ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। वजह है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात। सोमवार को नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद हमास से युद्ध विराम की बात चल रही है। हमास की कैद में अभी भी कई इसराइली नागरिक हैं जिन्हें छुड़ाने का नेतन्याहू पर भारी दबाव है। इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर नेतन्याहू ने एक डील की शुरुआत की। उन्होंने इस डील को गॉट 25 आउट यानी 25 को बाहर निकालो समझौता नाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास की कैद से और ज्यादा शहरियों यानी नागरिकों को रिहा कराने के मकसद से नए सिरे से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस डील के सफल होने की उम्मीद जताई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अब हम एक और समझौते पर काम कर रहे हैं जिसके कामयाब होने की हमें उम्मीद है और हम सभी बंधकों को बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म यानी प्रतिबद्ध हैं। बंधक दर्द में है और हम उन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान को भी दोहराया। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के बीच गजा के लोगों को विस्थापित करने को लेकर गहरी बातचीत हुई। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि आप जानते हैं कि गजा में अमेरिकी सेना का नियंत्रण होना और उस पट्टी को विकसित करना अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वहां मौतें हो रही है, कभी वहां हमास हत्याएं करता है तो कभी कुछ और समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप फिलिस्तीनियों को ले लें और उन्हें अलग अलग देशों में बसा लिया जाए तो ये सही रहेगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं। फिर आपके पास वास्तव में एक फ्रीडम जोन होगा। ये एक फ्री जोन होगा और यहाँ हर रोज लोग मारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एक और डील पर काम कर रहे हैं ताकि उन बंधकों को भी निकाला जा सके जो हमास की कैद में है। हालांकि ट्रंप के इस ऑफर को मुस्लिम देश पहले ही खारिज कर चुके हैं। कई मुल्क इस पर नाराज हुए और उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि फिलिस्तीनी अपने मादरे वतन यानी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के पड़ोसी मुल्कों ने भी उन्हें अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया। इन सब बातों में से एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को रिहा करवाने का भारी दबाव है। नेतन्याहू अपने ही देश में भारी विद्रोह का सामना कर रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपने सियासी फायदे के लिए गजा में सीज फायर नहीं होने देना चाहते। दूसरी ओर नेतन्याहू का तर्क ये है कि वे गजा में जंग इसलिए जारी रख रहे हैं क्योंकि इससे हमास पर दबाव बन रहा है। अब हमास पर दबाव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके ही देश के नागरिकों का दबाव जरूर है। अब देखना ये होगा कि पीएम नेतन्याहू की ये नई डील किस ओर काम करती है और किस तरीके से काम करती है। गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इसराइली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने
एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इस्राएली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इस्राएल में हजारों हमासियों द्वारा इस्राएल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद IDF ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था। महीनों से चल रही जंग की आग में धधक रहा मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है, या यूं कहें कि आने वाली लड़ाई के लिए बस अपने दिन गिन रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ये साफ दिखता है ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया वाकयातों से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को लेकर जो आक्रामक रवैया अपनाया है, जो बयान एक दूसरे के लिए दिए हैं, उससे समझा जा सकता है कि नफरत किस हद तक बढ़ गई है। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर जौहरी हथियारों पर समझौते के लिए वो बातचीत के लिए नहीं माना तो इसका उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। ईरान इस धमकी से और ज्यादा खफा हो गया और उसने साफ कह दिया कि धमकी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज की मौजूदगी को बढ़ाया और कहा जा रहा है कि वो ईरान के हमसाया मुल्कों यानी पड़ोसी देशों में मौजूद अपने मिलिट्री बेसों में घातक हथियार पहुंचा रहा है, जिसकी ताजा मिसाल ये है कि अमेरिका ने ईरान के नजदीक B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया है। इसके अलावा ईरान के दक्षिणी हिस्से में एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया गया है, यानी अमेरिका ईरान को घेरने की संभावित कोशिश कर रहा है। अब जंग की संभावना बन रही है तो इसके लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हाल ही में तबरीज से 140 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एक नया रडार सिस्टम लगाया, जिसका नाम गधीर है। इसके अलावा ईरान ने बॉर्डर पर इसी तरह के कई रडार सिस्टम लगा दिए हैं। ये फारस की खाड़ी के तट पर तैनात किए गए हैं। हालांकि ईरान के लिए गधीर रडार सिस्टम कोई नई बात नहीं है। साल 2012 में पहली बार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या पासदारान इस्लाम ने आधिकारिक तौर पर इसे सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था। गधीर रडार सिस्टम 1100 किलोमीटर यानी करीब 680 मील तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। रिपोर्ट्स बताती है कि सिस्टम स्टील्थ विमान, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि छोटे ड्रोनों को भी ट्रैक कर सकता है। ईरान के पूर्व रक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल फरजाद इस्माइली के अनुसार यह रडार सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है और एंटी रडार मिसाइलों द्वारा इसका पता लगाए जाने या नष्ट किए जाने की संभावना बेहद कम है, जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है और इससे पता चलता है कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंबी दूरी से आने वाले खतरों को तो पहचान ही सकता है, साथ ही इसमें जैमिंग की क्षमता भी है जो ईरान को और गहरी सुरक्षा देता है। यह सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, जिससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, यूएवी या अन्य हथियारों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही ये गुप्त हथियारों को भी देख सकता है। लंबी दूरी पर आने वाले हमलावर विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए रडार ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे में एक जरूरी हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान ने अलग अलग बॉर्डरों पर घातक हथियारों की तैनाती की है, लेकिन जिन भी जगहों पर ये हथियार तैनात किए गए हैं उनकी एक वजह है। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में ऊंचे पहाड़ हैं जो दुश्मन के लिए कुदरती रुकावट या प्राकृतिक बाधा है और दुश्मन के विमानों के लिए निचले स्तर पर प्रवेश को ये जटिल बनाती है, जबकि
फारस की खाड़ी का तट समुद्री यातायात के लिए एक चोक पॉइंट है और सैन्य गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट भी है। ईरान के नजदीक B-2 बॉम्बरों की तैनाती के बाद ईरान ने अपने असला खानों यानी शस्त्रागारों को घातक हथियारों से भरना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के प्रतिष्ठान सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे किसी भी देश के लिए एक रणनीतिक गणित को नया आकार दे सकते हैं। यानी इसके जरिए कोई भी मुल्क ये अंदाजा लगा सकता है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी मंत्रियों और फौज के उच्च अधिकारियों के बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेहद उत्साहित है।